नमस्कार। पर्यावरण संतुलन के लिए वन और वृक्ष का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही हमारे जीवन की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन कालांतर में पर्यावरण में असंतुलन व्याप्त हो गया। वृक्षों को विकास के क्रम में काटने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पर्यावरण में एक असंतुलन का वातावरण बन गया। राजकीय संग्रहालय मथुरा द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी अधिकारियों के आवास, साथ ही साथ अन्य जगहों पर व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। एवं यह भी बताया गया है कि 3 तारीख को एक ऑनलाइन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। मेरी इस कार्यक्रम के लिए राजकीय संग्रहालय मथुरा को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम सफल हो, इस मनोकामना के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ इस कोविड-19 के वातावरण में आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग जब भी घर से निकलें सुरक्षित निकलें, मास्क का उपयोग जरूर करें, कदाचित किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना न करें, बार बार हाथ धोते रहें, क्योंकि अभी तक जो दवाई है कोविड-19 की, यह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है, जिसको बचाव भी कर सकते हैं, दवाई भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर मथुरा संग्रहालय की इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मथुरा शिल्प में पर्यावरण का अंकन विषय यह प्रदर्शनी इस स्वरूप में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप आपके समक्ष आ सकी है। संग्रहालय परिवार माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। भारतीय मूर्ति शिल्प में प्रारंभिक काल से ही पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर मथुरा संग्रहालय की इस प्रदर्शनी में पर्यावरण अंकन से संबंधित ऐसी कुछ विशिष्ट कलाकृतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें पर्यावरण के अत्यंत सजीव अंकन देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारत की यह कलाकृतियां आज के समय में पर्यावरण संवर्धन के लिए हमें न केवल शिक्षा देती हैं, बल्कि प्रेरित करती हैं कि वनों का महत्व मनुष्य जीवन में प्राचीन काल से ही रहा है और वर्तमान में इन कृतियों के माध्यम से हम अपने समाज को पर्यावरण की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। संग्रहालय की इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में मौर्यकालीन, शुंगकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। आशा करता हूं कि मथुरा संग्रहालय परिवार का यह प्रयास मानव जीवन में वनों की महत्ता के प्रति सभी को जागरूक करने एवं वन संपदा के सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। हाथी वन्य जगत का एक महत्वपूर्ण पशु है। हाथी एक संवेदनशील पशु है और मानव जगत के साथ इसका एक अटूट रिश्ता शिल्प कला में दिखाई पड़ता है। मथुरा संग्रहालय के संग्रहण का यह हाथी तथा उस पर सवार महावत की स्वतंत्र मृण मूर्ति कला शिल्प के गौरव के साथ साथ भारतीय संस्कृति में हाथी की महत्वपूर्ण उपस्थिति तथा उपयोगिता को विशेष रूप से प्रदर्शित कर रही है। वृक्ष के नीचे कामदेव का अत्यंत सुंदर अंकन किया गया है। इस अंकन में देव पुरुष एवं प्रकृति के सौंदर्य को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। मृण मूर्ति कला में भी शिल्पी द्वारा मानव एवं पशु पक्षियों के मध्य आत्मीय संबंधों को बड़ी ही बारीकी एवं विविधता से प्रदर्शित किया गया है।
इस मृणकला अंकन में 2 हाथियों द्वारा देवी पर जल एवं पुष्प वर्षा की जा रही है। विशालकाय ये हाथी कमल पीठ पर खड़े प्रदर्शित हैं। इस अंकन में हाथियों द्वारा किया जा रहा जल अभिषेक एवं पुष्प वर्षा अंकित स्त्री के देवत्व रूप की पुष्टि कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि कला जगत में पशुओं के अंकन के बिना मानव आकृतियों को उनकी सही पहचान दे पाना मुश्किल प्रतीत होता है। इस वेदिका स्तंभ पर दुखोपादन जातक का सजीव अंकन देखने को मिलता है। इस दृश्य में कुटिया के बाहर एक ऋषि बैठे हैं, जिनके सामने सर्प, हिरण, कबूतर एवं कौवा का अंकन है। कथानक के अनुसार बुद्ध अपने पिछले जन्म में साधु रूप में दुख के मूल कारणों पर इन चारों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ कौवा लालच, हिरण भय, सर्प घृणा तथा कबूतर प्रेम के प्रतीक रूप में अंकित हैं। प्रकृति के इन विभिन्न अवयवों के माध्यम से मानवीय स्वभाव को प्रदर्शित करता यह अंकन मानव एवं प्रकृति के एक दूसरे के पूरक स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इस कलाकृति में बोधि वृक्ष का अंकन अधिक स्पष्ट है। यहाँ भी बोधि वृक्ष को घेरे के अंदर अंकित किया गया है। बोधि वृक्ष की दोनों ओर छत्र का अंकन है। छत्रों का अंकन किसी राजा या राज परिवार की उपस्थिति का परिचायक है। बोधि वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व एवं पवित्रता को दिखाने के लिए शिल्पियों ने वेदिका का प्रयोग बड़ी ही सजगता के साथ किया है। भारतीय समाज में आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा का प्रचलन विद्यमान है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के उद्यान में हुआ था। उनके जन्म का दृश्य इस शिल्पांकन में देखने को मिलता है। माया देवी शाल वृक्ष की टहनी पकड़े मध्य में खड़ी हैं। बाईं ओर उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी प्रसव के दौरान उनकी सहायता कर रही हैं तथा दूसरी ओर एक देव पुरुष नवजात शिशु अर्थात बुद्ध को गोद में लिए प्रदर्शित है। इस संपूर्ण दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह उद्यान बुद्ध के जन्म के प्रत्यक्ष साक्षी हो रहे हों। इसी अंकन के नीचे बुद्ध के समक्ष अंजलि हस्त मुद्रा में खड़े मानव रूप में 2 नागराजा नंद तथा उपनंद का अंकन है। नागों की उपस्थिति पर्यावरण में उनकी महत्ता की ओर भी इशारा करती है। यह अंकन बुद्ध के प्रथम स्नान से संबंधित है। इसी शिल्पांकन के सबसे बाईं ओर बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य अंकित है। इस दृश्य में बुद्ध को 2 शाल वृक्षों के मध्य लेटे हुए दिखाया है। साथ ही उनके उपासकों को शोकाकुल मुद्रा में प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हम देख एवं समझ सकते हैं कि बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की समस्त महत्वपूर्ण घटनाएं वनों में ही हुई, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वन हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। बुद्ध की उपस्थिति मानव आकृति के रूप में भी बड़े पैमाने पर भारतीय कला में देखने को मिलती है। बुद्ध का एक बहुत ही मनोरम एवं सौम्य रूप मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। इस अंकन में फूल एवं पत्तियों के मध्य तथागत बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। शिल्प कला में बुद्ध एवं पर्यावरण को पूरक रूप में दिखाया गया है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की अधिकांश कथाओं को पशु पक्षी एवं वनस्पति जगत के माध्यम से बताया गया है। मथुरा के एक वेदिका स्तंभ से अलम्बुसा जातक की कथा का रोचक दृश्य प्राप्त हुआ है। वेदिका स्तंभ के ऊपरी हिस्से में साधु बोधिसत्व अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं। पास ही एक हिरनी है जो कुछ खा रही है। नीचे के दृश्य में हिरनी बच्चे को जन्म दे रही है। कथानक के अनुसार हिरनी बोधिसत्व से इतनी आसक्त हो जाती है कि गर्भ धारण कर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम श्रृंगी है। श्रृंगी ऋषि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और असीम शक्तियों का संचय कर लेते हैं। इंद्र इस वजह से श्रृंगी ऋषि से ईर्ष्या रखते हैं और वह अलम्बुसा नामक अप्सरा को उनका ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए भेजते हैं। सबसे नीचे के अंकन में यह दृश्य अंकित है। इस संपूर्ण दृश्य में मानव एवं पशु जगत के मध्य आपसी संसर्ग को बड़ी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा शिल्पांकन में जहां बुद्ध एवं पर्यावरण एक दूसरे के पूरक रूप में प्रस्तुत हैं, तो वहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिल्पांकनों से भी प्रकृति के प्रति तत्कालीन समाज का संसर्ग
प्रदर्शित होता है। इस कलाकृति में एक नायिका जो स्नान के पश्चात अपने बालों से पानी निचोड़ रही है तथा नीचे की ओर बैठा हंस अपनी चोंच खोलकर इस पानी की बूंदों को मोती समझकर चुग रहा है। इस दृश्य में जल निर्मलता की तुलना मोती से करना प्रतीत होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यह दृश्य जल ही जीवन है के संदेश को संप्रेषित कर रहा है। वेदिका स्तंभ पर अंकित स्त्री के एक हाथ में पुष्प है तथा यह स्त्री अपने पैर से अशोक वृक्ष पर आघात कर रही है। संभवतः ऐसी मान्यता थी कि यदि देवी अपने पैर से वृक्ष को स्पर्श करती है तो वह वृक्ष पुष्पित एवं पल्लवित होता है। यह अंकन भी मनुष्य एवं प्रकृति के आपसी तालमेल को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित कर रहा है। शालभंजिका के इस शिल्पांकन में संपूर्ण जीव एवं जगत को एक दूसरे के पूरक होने का स्पष्ट संदेश निहित है। शाल वृक्ष की डाली पकड़े यह नायिका बड़े ही सहज रूप से मकर के ऊपर खड़ी प्रदर्शित है। इस संपूर्ण दृश्य में मानव एवं प्रकृति के आपसी संसर्ग को देखा जा सकता है। नागरानी की प्रस्तर की मूर्ति के पृष्ठभाग में अशोक वृक्ष का सुस्पष्ट एवं सुंदर अंकन है। इस कलाकृति में बड़ी ही बारीकी से गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते हुए प्रदर्शित किया है। यह अंकन स्पष्ट रूप से वनों की जीवंतता एवं पर्यावरण के प्रति तत्कालीन समाज की संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय कला के शिल्पकारों ने शिल्प कला में प्रतीकों के माध्यम से ऐतिहासिक कथानकों को बड़ी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतीकों में प्रमुख रूप से पर्यावरण को विविध रूपों में प्रस्तुत किया गया है। जैसे बुद्ध की पूजा के दृश्य को वृक्ष पूजा के रूप में बड़ी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया। यहाँ इस अंकन में वृक्ष को एक वेदिका के घेरे के अंदर अंकित किया गया है एवं उपासकों द्वारा बोधि वृक्ष को फूलों की माला तथा पुष्प आदि चढ़ाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस शिलापट्ट में शिशु कृष्ण को पिता वासुदेव द्वारा यमुना नदी पार करने का दृश्य अंकित है। प्रस्तुत अंकन में एक ओर पुरुष आकृति का अंकन है जिनके दोनों हाथ ऊपर की ओर हैं। संभवतः टोकरी में शिशु कृष्ण होंगे तथा दूसरी ओर 7 फणधारी शेषनाग का अंकन है। कथानक के अनुसार शेषनाग अपने फण से शिशु की वर्षा से रक्षा करते हैं। संपूर्ण दृश्य में जलचरों का बड़ा ही स्पष्ट अंकन है। जलचरों में कछुआ, मछली एवं मगर का सजीवता के साथ अंकन है। यह दृश्य भी सांकेतिक रूप से प्रकृति एवं मानव समाज के आपसी संसर्ग को प्रस्तुत करता है। गोवर्धन पर्वत धारण संबंधित यह अंकन गुप्तोत्तरकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस दृश्य में श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ से पर्वत को उठाए हैं, वहीं दायां हाथ उनकी जंघा पर इस तरह रखा है मानो गोवर्धन पर्वत को उठाने में वह शरीर को संतुलित कर रहे हैं। उनके दोनों ओर गायों का अंकन है तथा नीचे ग्वाल बाल प्रदर्शित हैं। कथानक के अनुसार इंद्र अपनी पूजा न होने के कारण नाराज होकर अतिवृष्टि करने लगते हैं और तब श्री कृष्ण पर्वत को उठाकर गायों एवं ग्वालों की रक्षा करते हैं। सांकेतिक रूप से यह दृश्य प्रकृति के विभिन्न अवयवों के मध्य संतुलन को भी दर्शाता है। मृण कला में भी प्रकृति के अनेक उपादानों की प्रस्तुति अनुकरणीय है। मृण शिल्पांकन की इस कृति में एक पत्ती को बड़ी उत्तम कला कुशलता के साथ निर्मित किया गया है। यह अंकन कला में प्रकृति की उपादेयता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।